आज संचार के विकास को जानने की शुरुआत करते हैं गुफा में रहने वाले हमारे पूर्वजों से। इमेजिन करें, आदि मानवों का एक समूह शिकार के बाद भोजन करते समय एक दूसरे पर गुर्राते और इशारे करते हुए ऊगा ऊगा ऊ कहा करते होंगे। अब आज यह सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज की शुरुआत थी और वह थी भाषा। जी हां, भाषा यानी लैंग्वेज। स्टोन एज में थोड़ा आगे बढ़ें तो उन्होंने गुफा चित्रों के साथ कला का परिचय दिया। इंसानों की पहली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहानियों, शिकार की प्लानिंग, सुरक्षा के उपाय और शायद कभी कभी अपने मनोरंजन के दृश्यों का चित्रण किया। चित्र बनते रहे और हमारे पुरखे सीखते रहे संचार के तंत्र को। विकास यात्रा बढ़ती रही प्राचीन मिस्र में। तब चित्रलिपि का बहुत प्रचलन था। ये जटिल प्रतीक केवल फैंसी वालाट नहीं थे, बल्कि पूर्ण विकसित लेखन प्रणाली थे जो विचारों को साझा करने और इतिहास को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था देते थे, पर सिर्फ एक पिरामिड पर। वहीं चीन की वर्णमाला तो आज भी चित्रलिपि पर ही आधारित है। एंशियंट ग्रीस में आगे बढ़ते हुए हम खुद को थिएटर के बर्थ प्लेस पर पाते हैं। ये सारा नाटक एक लाइव प्रदर्शन में मिल रहा है। यूनानियों ने मनोरंजन, शिक्षा और बहस के लिए नाटकों का इस्तेमाल किया, अक्सर विशाल एम्फी थिएटर में। अब वे सीख गए थे कि तमाशा कैसे खड़ा करना है। नाटकों के प्रदर्शन ग्रीस के इतिहास में विशिष्ट दर्जा रखते हैं। मिड एज में आगमन हुआ टाउन क्रियर का। टाउन क्रियर, अरे वही जो ढोल पीटते पीटते चिल्ला चिल्ला कर मुनादी किया करते थे। उस जमाने के समाचार एंकर अपनी तेज ऊंची आवाज के साथ वे शाही फरमानों से लेकर किसी गुमशुदा की घोषणाओं तक पूरे समाज को सूचित करते थे। यह ट्विटर जैसा ही था, लेकिन था पर्सनल। भाषाएं और वर्णमालाएं निखरती रहीं, पहले पत्थरों पर, पेड़ के पत्तों पर, फिर कपड़ों पर, इसके बाद कागज पर उकेरी जाती रहीं। फिर हुआ जादू। जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग वर्ष 1450 में प्रिंटिंग प्रेस के साथ आए और फिर कागजों पर सूचनाएं जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी लिटरेसी। 19वीं सदी आते आते सुदूर दुनिया से आते संकेतों को पेपर पर मशीन ने प्रिंट किया और कागज पर छपा हेलो टेलीग्राफ। फिर तो मोर्स कोड ही टेक्स्ट मैसेज बन गया, जो बिजली की गति से सभी महाद्वीपों पर फैल रहा था। संचार के क्षेत्र में विज्ञान का यह क्रांतिकारी आविष्कार था। मोर्स कोड कब टेलीफोन में बदला, फिर रेडियो में, इसके बाद टेलीविजन, पेजर, मोबाइल और अब स्मार्टफोन्स। यकीन कीजिए, मोर्स कोड से ऑटो करेक्ट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यह छलांग केवल कुछ सालों के बीच की ही है। आप सभी को नमस्कार। हम हैं धीरज हंसराज। आज आप और हम संचार यानी कम्युनिकेशन के कुछ प्रमुख मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन्हें समझने के लिए हमारी मदद के लिए आज हैं सुरेश और अनिल। दोनों का प्लान है एक मूवी जाने का। इन्हीं की सहायता से आज हम कुछ प्रमुख संचार मॉडल्स का ब्रेकडाउन करेंगे। तो शुरू करते हैं मूवी नाइट की प्लानिंग। सबसे पहले आता है रैखिक संचार मॉडल यानी लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। चलिए 300 ईसा पूर्व की यात्रा से शुरुआत करते हैं। मिलिए संचार के उस्ताद अरस्तु से। आज से 2300 साल पहले प्राचीन ग्रीस एक उभरता हुआ लोकतंत्र, जहां अरस्तु अपने संचार मॉडल के साथ सार्वजनिक सभा में बोलने और उसके प्रभाव की नींव रख रहे थे। उनका यह मॉडल पूरी तरह से आर्ट ऑफ परसुएशन पर आधारित था। अरस्तु ने कहा, हर संचार अनोखा होता है। अरस्तु के मॉडल में मुख्यतः 5 भाग हैं: वक्ता, भाषण, समय, श्रोता और प्रभाव। एक बिल्कुल सीधा साधा मॉडल। इसकी मुख्य बात क्या थी? अपने संदेश को श्रोताओं और अवसर के हिसाब से ढालना। यानी अलग अलग समय के लिए
अलग अलग वक्ता या उसके भाषण का श्रोताओं पर अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे वक्ता अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को वारफील्ड में आक्रमण के लिए भाषण दिया। इस भाषण से प्रभावित होकर सेना ने पर्शिया को जीत लिया। हमारे आज के उदाहरण में से ऐसे देखें कि सुरेश ने अपने मित्र अनिल को मूवी देखने जाने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। अनिल ने उसे रिसीव कर लिया। बिना बातचीत के बिल्कुल सीधा और सफल कम्युनिकेशन। इसके बाद सन 1948 में हम मिले हैरोल्ड डी लासवेल से, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने अरस्तू के मॉडल को आधुनिक बनाने का फैसला किया। उन्होंने अरस्तू के अवसर को चैनल से बदल दिया, यानी वह माध्यम जिसके माध्यम से संदेश यात्रा करता है। डिटेल में से समझें तो किसने कहा, क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किसके लिए कहा और आखिर में इसका प्रभाव क्या हुआ। वैसे सोचें तो लासवेल का मॉडल सरल लेकिन काफी पावरफुल है। लासवेल ने इस बात पर जोर दिया कि कम्युनिकेशन का मतलब लक्ष्य हासिल करना है, पर प्रभावशीलता यह इस बात पर डिपेंड करता है कि परिणाम टारगेटेड गोल से कितना बढ़िया मैच हुआ है। यहां सुरेश ने अपने मित्र अनिल को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। अनिल ने उसे रिसीव भी कर लिया था, पर बैड लक यह है कि अनिल अभी अपनी एग्जाम की टेंशन में पढ़ाई कर रहा है। अब भाई उसका मूवी जाना तो मुश्किल सा लग रहा है। यहां परिणाम टारगेट गोल से मैच नहीं हो पा रहा है। तो हैरोल्ड डी लासवेल के मॉडल में लाभ तो यह है कि यह सीधा संचार है। यह किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन में सफल और प्रभावी है, पर इसमें फीडबैक की कमी है और नॉइस का तो नामो निशान ही नहीं है। नॉइस, जी हां, नॉइस भी संचार में इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जिक्र मिलता है हमारे अगले मॉडल में, शैनन वीवर का संचार मॉडल। यह संचार मॉडल बहुत प्रभावशाली रहा है। मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर शैनन और वीवर ने कम्युनिकेशन में शोर यानी नॉइस की अवधारणा पेश की। हां, यह सही है, संचार में शोर यानी हमारी सूचनाओं में, हमारे संदेशों में हस्तक्षेप। यहां शोर का अर्थ संदेश में मिलावट होना कह सकते हैं। शैनन वीवर ने अपने इस मॉडल में इनकोडिंग और डिकोडिंग जैसी लेयर्स जोड़ी। शोर को कम करने और स्पष्टता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मानकर चलिए वे कम्युनिकेशन नेटवर्क के आईटी पर्सनल्स थे। उनका यह मॉडल किसी भी ऐसी चीज के विचार को प्रस्तुत करता है जो किसी भी संदेश को बाधित कर सकता है। 1948 के पेपर अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में यह पब्लिश किया गया था। डेफिनेटली उनका मॉडल कह रहा था, आइए कंफर्म करें कि हमारे मैसेज स्पष्ट रूप से पहुंचे और सही ढंग से समझे जाएं। इधर इसे ऐसे समझें, सुरेश ने अपने मित्र अनिल को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के बजाय एक वॉइस नोट भेजा, और सुरेश ने जब वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था तब वह शोरगुल से भरे बाजार में खड़ा था। तो उसकी आवाज के साथ बाजार की आवाजें भी वॉइस नोट के साथ रिकॉर्ड हो गईं। जब अनिल ने इस वॉइस मैसेज को रिसीव किया तो वह इसे बिल्कुल भी साफ और स्पष्ट तरीके से नहीं सुन पाया और न ही यहां संचार की प्रक्रिया पूरी हो पाई। यहां नॉइस तकनीकी संबंधी प्रभाव के रूप में भी सामने आ सकता है। वैसे यहां मेरा एक सवाल है कि नमक मिर्च लगाकर की गई चुगलियों को भी नॉइस माना जा सकता है क्या? संचार के हमारे अगले मॉडल बर्लो मॉडल को पहली बार डेविड बर्लो ने सन 1960 में अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था। डेविड बर्लो का यह कम्युनिकेशन मॉडल इस मामले में इंप्रेसिव है कि यह प्रत्येक स्टेप के प्रमुख तत्वों का विवरण विस्तृत देता है, और इस मॉडल का पूरा नाम है बर्लो का SMCR कम्युनिकेशन मॉडल। यह एक रैखिक यानी लीनियर मॉडल है। इसमें पहला तत्व है सोर्स, दूसरा है मैसेज, तीसरा है चैनल और अंतिम है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। बर्लो ने अपने SMCR मॉडल में
संचार को इतना विस्तार के साथ समझाया है कि सूचना को कितनी तरह से, कितने माध्यमों से, किस तरह से भेजा जा सकता है। यहाँ संचार के लिए केवल संकेत और भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी समस्त इंद्रियां भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। यानी निगाहें मिलाने से भी संचार तो हो ही जाता है। क्यों, सच है ना? हाँ, तो मुझे नहीं मालूम कि आपने अभी तक ध्यान दिया या नहीं, पर इन सारे मॉडल्स में एक चीज की कमी थी। अब तक हमारे बताए संचार सिद्धांत जो हमने देखे, उनमें एक तरफा संचार हो रहा था, यानी सूचनाएं श्रोता या कहें प्राप्तकर्ता तक पहुंच तो रही थी, पर उनका जवाब नहीं मिल रहा था। इन रैखिक मॉडल्स के विकास क्रम में कुछ मॉडल्स और भी इंट्रोड्यूस हुए, जिन्हें इंटरैक्टिव मॉडल्स या कहें संचार के दो तरफा सिद्धांत कहा जाता है। इनमें पहला इंटरैक्टिव मॉडल, जिसे मनोवैज्ञानिक चार्ल्स ऑसगुड की प्रेरणा से विल्बर श्रैम ने सन 1954 में बतलाया था। इस सिद्धांत के अनुसार संचार चक्रीय, समान एवं पारस्परिक है, यानी जो संदेश प्रसारक और प्राप्तकर्ता हैं वह दोनों एक ही तल पर हैं और वे दोनों एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं, पर हर संदेश के साथ उसका डिकोड होना जरूरी है। इसे यहां ऐसे समझें, सुरेश ने जो मैसेज अनिल को भेजा था उससे अनिल ने पढ़ा या नहीं, यह जानने के साथ अनिल को अब उसका आंसर भी देना चाहिए। मान लीजिए सुरेश ने वह मैसेज अंग्रेजी के बजाय स्पेनिश या चाइनीज में लिखकर भेजा होता, तब तो अनिल को समझ ही नहीं आता। इसीलिए ऑसगुड श्राम के मॉडल में मैसेज का डिकोड होना भी जरूरी है। आखिरकार इन लोगों के कुछ एक आपसी मैसेजेस से मामला निपट गया। मूवी देखने जाने के लिए किसी होटल में तय समय पर मिलने की डील डन हो गई, संचार खत्म। संचार इनका खत्म हुआ है, मॉडल्स का नहीं। सन 1960 में वेस्ली और मैकलीन के मॉडल ने संचार की बिल्कुल ही नई अवधारणा पेश की। इसके अनुसार संचार प्रक्रिया सेंडर या रिसीवर से शुरू नहीं होती, बल्कि एनवायरमेंटल कंडीशन से शुरू होती है। नहीं समझ आया? अब ये कम्युनिकेशन में एनवायरमेंट क्या करने लगा, समझाता हूं। पहले एक ज्ञान की बात। योर चॉइसेस टुडे राइट द एनवायरमेंट स्टोरी ऑफ टुमारो। इसीलिए जो ये हमारा पर्यावरण है ना, इसके प्रति हमेशा सचेत रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। इससे हम आने वाली पीढ़ियों को बेहतर दुनिया दे पाएंगे। हाँ, तो लौटते हैं अपने वेस्ली और मैकलीन के मॉडल पर। इसमें पर्यावरण का अर्थ संचारक, विषय मतलब मैसेज से संबंधित आसपास के परिदृश्य हैं। यह आपकी स्क्रीन पर है वेस्ली और मैकलीन का संचार मॉडल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आसान शब्दों में समझें तो इसमें कुल महत्वपूर्ण 9 घटक हैं। पर्यावरण, संवेदी अनुभव, सेंडर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स, रिसीवर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ रिसीवर, फीडबैक, गेटकीपर और ओपिनियन। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस इमेज से इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर आज है ना हमारे पास सुरेश और अनिल का मूवी प्लान। वेस्ली और मैकलीन संचार मॉडल को समझने के लिए उनके मूवी प्लान में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डाल देते हैं। मान लीजिए अनिल शाम को मूवी देखने के लिए बाइक से सुरेश के पास जा रहा था। रास्ते में दिखा एक एक्सीडेंट। अनिल ने गाड़ी साइड में लगाई और देखने पहुंच गए आखिर यहां हुआ क्या है। अब यहां एक्सीडेंट की यह घटना इस मॉडल में एनवायरमेंट है, ठीक है जी, और अनिल हुए सेंसरी एक्सपीरियंस, जिन पर इस घटना का असर हुआ। अब उन्होंने इस एक्सीडेंट को कितनी गंभीरता से लिया होगा, यह होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स। अनिल ने निकाला मोबाइल और फोन लगाया सुरेश को, सूचना दी कि भाई रास्ते में एक एक्सीडेंट मिला है और यहां ऐसा ऐसा हुआ है। इधर सुरेश के ओरिएंटेशन ऑफ रिसीवर ने घटना और उसकी सूचना को हल्के में लिया और फिल्म जाने के लिए लेट होने की बात कही। फीडबैक मिला अनिल को। अब उनका दिमाग हुआ कंफ्यूज। यहां एक्सीडेंट साइट से भीड़ छटने लगी थी, घायल को ऑटो वाला ले गया, तो फाइनली अनिल ने सेलेक्ट किया मूवी देखने जाना है। मूवी जाने का विचार हुआ अनिल का ओपिनियन,
बाइक हुई स्टार्ट, अनिल निकल चले सुरेश के पास। कुछ छूटा क्या? ओ हाँ, गेटकीपर। इस घटना में गेटकीपर रहने वाले हैं हमारे दैनिक अखबार के संपादक महोदय। इस एक्सीडेंट की खबर फोटोज के साथ रिपोर्टर ने समाचार के लिए उनकी टेबल पर रखी, तो उन्होंने उसमें से कुछ फोटोज हटा दिए, समाचार में से भी एक दो बिंदु काट दिए, और इस तरह वे बन गए इस घटना के गेटकीपर, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि कितनी सूचना उनके पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। उम्मीद है अब वेस्ली और मैकलीन कम्युनिकेशन मॉडल आपके लिए थोड़ा आसान हुआ होगा। वैसे अगर आप थोड़ा रुककर इसी घटना को एक्सीडेंट साइट पर खड़े हर व्यक्ति को सेंडर या रिसीवर की जगह पर रखकर देखेंगे तो पाएंगे कि घटना के संप्रेषण में उसके पर्यावरण और उसके ओरिएंटेशन के कारण प्रत्येक व्यक्ति के संचार परिणाम बदल रहे हैं। जैसे रिपोर्टर महोदय के लिए यह एक खबर है, घायल के लिए दर्द और तकलीफ, और भीड़ के लिए आंखों देखा एक्सीडेंट अगलों को सुनाने का मौका। इस दो तरफा इंटरैक्टिव संचार मॉडल के साथ एक और मॉडल प्रकाश में आता है जिसे हम इंटरैक्शनल मॉडल कहते हैं। देखिए, पहले लीनियर मॉडल थे, फिर इंटरैक्टिव मॉडल्स पर हमने चर्चा की, अब है इंटरैक्शनल संचार मॉडल। इस प्रकार के संचार मॉडल में सूचना का आदान प्रदान होता है, जिससे इसके परिणाम और प्रभावशीलता दोनों ही प्रभावित होती हैं। या कहें कम्युनिकेटर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में कॉमन रिजल्ट का निर्माण करते हैं। इसे ऐसे समझें, इस प्रकार का संचार संप्रेषण हमें अपनी वास्तविकताओं को रेट करने में मदद करता है। इस इंटरैक्शनल मॉडल को डीन बर्नलुंड ने 1970 में प्रकाशित किया था। बर्नलुंड का मानना है कि दुनिया और उसकी वस्तुएं अपने आप में अर्थहीन हैं, सब मिथ्या है। इस संचार का उद्देश्य इसी अनिश्चितता को कम करना और एक कॉमन रिजल्ट पर पहुंचना है। बर्नलुंड कहते हैं कि संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है तथा यह एक सेंडर और रिसीवर के बीच बहुस्तरीय फीडबैक प्रणाली है जो भेजे जा रहे संदेश को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए बर्नलुंड मॉडल इनमें डिफरेंस करता है। प्रत्येक कम्युनिकेटर के रिएक्शन उनके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, उसके दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करते हैं। अब मान लीजिए हमारे सुरेश और अनिल अगर साथ बैठे होते और उनके बीच यही मूवी जाने का प्रोग्राम बनता, तो आमने सामने की बातचीत से न केवल वे सहमत होते, बल्कि वे तो लगे हाथ उस फिल्म के बारे में लंबी चर्चा कर सकते थे। पर चर्चा वो किस आधार पर करते? फिल्में तो अभी देखी ही नहीं, तो जाहिर है उन्हें फिल्म के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। इसका समाधान मिलता है फ्रैंक डांस के हेलिकल मॉडल से। 1967 में यह मॉडल सामने आया। यहां हेलिकल नाम हेलिक्स से आया है। हेलिक्स का आकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह संचार की प्रक्रिया को एक गतिशील और नॉन लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में दिखाता है। संचार के इस मॉडल की मुख्य विशेषता यह है कि यह विकासवादी है। जिस तरह हेलिक्स स्ट्रक्चर में शुरुआती बिंदु पर सूचना बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे यह आगे बढ़ते हुए गोलाकार गति में ऊपर की ओर बढ़ती है, जो शीर्ष पर एक बड़ा वृत्त बनाती है और फिर आगे बढ़ती है। इस तरह संचारक अपने हिस्से की छोटी सी जानकारी शेयर करते जाते हैं और यह धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पर डेवलप होता जाता है। सूचनाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए जब सुरेश और अनिल साथ बैठे होते तो उनके बीच मूवी जाने का प्रोग्राम बनता, तो आमने सामने की बातचीत से न केवल सहमत होते, बल्कि लगे हाथ उस फिल्म के बारे में लंबी चर्चा कर सकते थे। उस फिल्म के डायरेक्टर, हीरो हीरोइन के काम, उनके गॉसिप्स के चटखारे ले सकते थे, उन तमाम जानकारियों के साथ जो उन्हें हेलिकल मॉडल के थ्रू इंटरनेट, समाचार पत्रों, फिल्मी पत्र पत्रिकाओं, अपने दोस्तों से मिली होती। क्योंकि डांस के हेलिकल मॉडल में सूचनाएं हर स्तर पर जुड़ती और बड़ी होती जाती हैं। प्रत्येक बातचीत पिछली बातचीत पर आधारित होती है, जो समय के साथ एक सर्पिलाकार रूप में विकसित होती जाती है। हेलिकल का यह संचार मॉडल हमारे कार्यक्रम को भी अपने अंत पर ले आया है। यानी संचार के सभी प्रमुख मॉडल्स के बारे में हमने अपना संप्रेषण पूरा कर लिया है।
और इसे समझाने में हमारी सहायता करने के लिए सुरेश और अनिल को थैंक्स। और देखिए आखिर वे दोनों चल पड़े फिल्म देखने। याद रखें, चाहे एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हो या कोई ग्रुप डिस्कशन, इन कम्युनिकेशन मॉडल्स को समझने से ही हम अपनी बातचीत को बेहतर ढंग से नेविगेट करना सीख सकते हैं। और हां, आज हम डिजिटल युग में हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इमोजीज, कम्युनिकेशन कभी भी इतना फास्ट और इंटरटेनिंग नहीं रहा। एंजॉय कीजिए, साइंस के शायद सबसे बेहतरीन दौर में आज हम हैं। पर रुकिए, मनुष्य ही एकमात्र प्राणी नहीं है जिसे संचार में महारत हासिल है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बात करते हैं तो आपका पालतू कुत्ता आपकी बात कैसे समझ लेता है, या आपकी बिल्ली आपके काम के बारे में कहे हर शब्द को कैसे समझ लेती है? पालतू जानवर हमारी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन लगता है उन्हें टेलीपैथी आती है। गुफा की दीवारों से लेकर सोशल मीडिया की पोस्ट तक मानव विकास ने संचार में एक लंबा सफर तय किया है। अगली बार जब भी आप कोई मैसेज भेजें या कोई मीम शेयर करें तो याद रखें, आप एक शानदार परंपरा का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत एक घुरघुराहट और एक बिंदु से हुई थी। संचार के मॉडल्स को इतना धैर्य से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। आपके साथ हम थे धीरज हंसराज। मिलते हैं अगली बार कुछ और जानने समझने के लिए। नमस्कार।